रोड मैप का मतलब है कि कैसे पढ़ना है। हमारा कंपटीशन है तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ। उनमें से भी, इन 2 लाख में से भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाद में अच्छे से पढ़ना छोड़ देते हैं। कि कोई भी चीज अगर आपको पसंद है तो उसके लिए टारगेट फिक्स कर लो कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ूंगा खुद से ही, क्योंकि खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा भैया। आपने पढ़ तो लिया, आपके दिमाग के अंदर चला तो गया सारा, लेकिन दिमाग के अंदर कहां गया उसको फोल्डर वाइज अरेंज करना, दिमाग के अंदर लॉक करना, इसके लिए रिवीजन जरूरी है भैया। नो डाउट मोस्टली क्वेश्चन आसान आते हैं, 80% क्वेश्चन नीट में आसान आते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट आते हैं, कुछ वो कैलकुलेशन के लिए जानबूझ के डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनुज बंसल। टॉपिक आपके सामने है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट फिजिक्स रोड मैप टू क्लियर नीट 2025 इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर हम नीट का एग्जाम कैसे क्लियर करें। रोड मैप का मतलब है कि कैसे पढ़ना है। यहां पे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि भाई हमें पढ़ाई कैसे करनी है। वैसे तो पूरे साल के अंदर जब आप पढ़ोगे, है ना, इस 1 साल में जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी स्ट्रेटेजी वीडियोस मिलेंगी, काफी मोटिवेशन मिलेगी और आपको सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिले कि भाई हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों के मन में यह डाउट आता है कि क्या सर ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है? कि सर जो बच्चे ऑफलाइन में जाते हैं क्या सिर्फ वही सेलेक्ट होते हैं? नहीं भाई, ऑनलाइन से पढ़ के 100% सिलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ साल इस बात के गवाह हैं। ऑनलाइन से पढ़ के बच्चों ने टॉप किया है और बच्चों ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है भैया। जिस बच्चे के 250 नंबर आते थे वो 650 तक लेके जा रहा है, 650 प्लस नंबर लेके आ रहा है। जिस बच्चे के 400 नंबर तक आते थे वो 700 नंबर तक भी पहुंच रहा है, 700 प्लस नंबर लेके आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक आधे बच्चे नहीं, बहुत सारे हैं। और ये कौन से बच्चे हैं? जो पूरा साल सिंसियर रहे हैं, जिन्होंने टीचर की एडवाइस को पूरा अच्छे से फॉलो किया है। अच्छा सर ऐसे एग्जाम देने वाले बच्चे कितने होते हैं? हमारा कंपटीशन कितने लोगों के साथ है, जरा ये भी बताइए। हमारा कंपटीशन है तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ। 25 लाख सर, ये तो बहुत ज्यादा नंबर है। इस साल नीट का एग्जाम इतने ही लोग दे रहे हैं तकरीबन। हो सकता है आपके साल भी, मतलब जिस साल आप एग्जाम दोगे तब भी इतने ही, या हो सकता है एक आधा लाख कम या ज्यादा हो। सर सीट्स तो सिर्फ 1 लाख है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं सर, सीट्स तो सिर्फ 1 लाख है। और उस 1 लाख में से अगर तकरीबन बात करें तो 45,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं और 55,000 के करीब प्राइवेट सीट्स हैं, है ना। और ऑब्वियसली सब इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारी तो कोशिश यही है सर कि हमें इन 45,000 में आना है। और इवन हमें तो बहुत अच्छा कॉलेज लेना है भाई, है ना। 45,000 में नहीं सर, हमें टॉप 100 में आना है सर, हमें टॉप 1000 में आना है। हमें तो सर एम्स में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है ना। हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। हमारा टारगेट ये थोड़ी होना चाहिए कि हाँ चलो प्राइवेट में भी सीट मिल जाएगी तो भी ठीक है। सपने, लक्ष्य, टारगेट बड़ा होना चाहिए। अच्छा सर, लेकिन 25 लाख लोग दे रहे हैं सर, 25 लाख। सच बताऊं, सिंसियर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो सिर्फ 2 लाख ही होते हैं भैया। उन्हीं 2 लाख में से सिलेक्शन होता है, उन्हीं 2 लाख में से सिलेक्शन होता है जो पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। उनमें से भी, इन 2 लाख में से भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाद में अच्छे से पढ़ना छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कई बार फैमिली में कोई दिक्कत हो जाती है या कई बार वैसे ही मन नहीं लगता।
और जो एंड तक पढ़ते रहते हैं वो उतने ही होते हैं जितनी सीट्स होती हैं। ये बात की गारंटी है भैया। जितनी सीट्स है ना, सिंसियर स्टूडेंट्स जो एंड तक पढ़ने वाले हैं वो उतने ही होते हैं। तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई कि हमारा मुकाबला 25 लाख लोगों के साथ है। नहीं, आपका मुकाबला 1, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चों के साथ ही है। इससे ज्यादा बच्चों के साथ आपका मुकाबला नहीं है। और किसी के साथ मुकाबला करना ही क्यों है भाई? किसी के साथ मुकाबला करना ही क्यों है? मैं आपको बोलूं कि यार आप 650 नंबर ले आओ, कोई आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। आप अपने आप टॉप में आओगे, अपने आप टॉप के 3-4 हजार लोगों में आ जाओगे, और 700 से ऊपर नंबर ले अपने आप टॉप 100 में आ जाओगे यार। कोई जरूरत ही नहीं है किसी से मुकाबला करना। क्यों? आपको यह रखना है कि हां भाई, मैं जिस भी है ना तरीके से पढ़ रहा हूं तो मुझे इतने नंबर लाने हैं। बस मेरे रेगुलरली उस बैच में जो टेस्ट हो रहे हैं तो मेरे इतने नंबर आने चाहिए। दैट्स इट, है ना? इतने नंबर आने चाहिए या 700 प्लस नंबर आने चाहिए मुझे। जब हर बार टेस्ट होगा तो उस टेस्ट के बाद मैं देखूंगा कि मेरे में क्या कमियां रहीं और उन कमियों को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। और अगली बार टेस्ट में बैठूंगा और उसमें भी जो कमियां रहेंगी उसको उसके अगले में ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो धीरे धीरे मैं इस टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। अगर शुरुआत में नहीं भी पहुंच पा रहा तो धीरे धीरे यहां तक पहुंच जाऊंगा। सिलेक्शन अपने आप होगा। आपको कंपटीशन की चिंता ही नहीं करनी है। भूल जाओ कि यार 25 लाख लोग तेरे, नहीं, बहुत कम कंपटीशन है यार, बहुत कम कंपटीशन है। क्योंकि सिंसियरली पढ़ने वाले लोग, एंड तक पढ़ने वाले लोग बहुत कम है। सिंसियरली पढ़ना कैसे है? सर आपने बोल दिया सिंसियरली पढ़ना कैसे है। सिंसियरली पढ़ने के लिए सर हमें पूरा टीचर जो कहे उसको फॉलो करना। जो भी आपके टीचर बोलते हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हो, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा भैया, ठीक है ना, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा। जो भी आपके टीचर बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली। टीचर ने कहा है आज इतना काम करना है तो करना है। भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का, करना ही है, उसके बिना नहीं सोऊंगा भाई। टारगेट बेस्ड पढ़ाई, समझ रहे हो? टारगेट बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। आज इतना टारगेट था, आज इतना टारगेट था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं नहीं सोऊंगा भाई, मैं नहीं सोऊंगा, इतना पढ़ूंगा। अच्छा, और क्या क्वालिटीज होती हैं सर सिंसियर स्टूडेंट्स की? ठीक है सर, टीचर को फॉलो करते हैं सर और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते हैं सर। उसके अलावा क्या क्वालिटीज होती हैं? डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस को वो कट करके चलते हैं। मन करे फेसबुक चलाने का, बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो भाई। इंस्टा चलाने का बंद कर दो। और आपकी डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए अब तो पीडब्ल्यू आपके लिए तपस्या मोड भी लेके आ गया है। तपस्या मोड, जिसमें क्या है कि आपकी ये फालतू की एप्स, जब आप मोबाइल में वो वाला मोड ऑन कर लोगे, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये वाला मोड मोबाइल में ऑन कर लो और कसम खा लो कि जब तक पढ़ रहा हूं तो मैं इस मोड से हिलूंगा नहीं। इस मोड में क्या होगा? सिर्फ पीडब्ल्यू की ऐप चलेगी और कुछ काम की एप्स चलेंगी जो आपके नॉर्मल मोबाइल चलाने के लिए जरूरी है, बस। उसके अलावा फालतू की एप्स चलेंगी ही नहीं। उसके बाद ये एप्स तभी चलेंगी जब आप इस तपस्या मोड से बाहर आओ, है ना? तो फायदा ही फायदा। तो ये बहुत जरूरी है भाई, इससे बिल्कुल कट ऑफ होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर अगर हम ये नहीं करेंगे, इंस्टा नहीं चलाएंगे, तो सर क्या टीचर कोई इंफॉर्मेशन देगा या कोई ऐसी चीज बताएगा जो मिस हो जाएगी? नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपको जो भी है सब कुछ बैच में ही बताया जाएगा, सब कुछ टीचर वहीं पे बताएगा। ये सब फालतू हैं चीजें, अवॉइड करना पूरे साल के दौरान। मेरी इस बात को पल्ले बांध लेना भैया, ठीक है सर? ठीक है सर, टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे सर, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी कहने का मतलब यह है कि एक दिन तो आपने पढ़ लिया भैया 10 घंटे,
एक दिन पढ़ लिया, बहुत जोश में आ गए, 10 घंटे पढ़ लिए, सुबह के 5 बजे तक पढ़ते रहे, और अगले दिन पूरा दिन सोते रहे, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। कंसिस्टेंटली पढ़ना है, चाहे 7 घंटे पढ़ लो, रोज पढ़ लो। कंसिस्टेंसी वो मैटर करती है, और बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। नींद आ रही है, टारगेट पूरा नहीं हुआ, 7 घंटे पूरे नहीं हुए, पढ़ते रहो भाई। ये क्लास के अलावा बात कर रहा हूं भाई, मैं ये क्लास के अलावा बात कर रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि इसको भी बढ़ाना है, घंटों को बढ़ाना है। ये 7 घंटे जस्ट एक रैंडम फिगर है, ठीक है ना। तो नींद आ रही है, पढ़ते रहो, टारगेट पूरा नहीं हुआ क्योंकि, समझ पा रहे हो, है ना। कुछ माइंड डाइवर्ट हो रहा है, माइंड को वापस खींच के लाने की कोशिश करो, पढ़ते रहो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ते रहो। दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हैं, पढ़ते रहो। आपको अपना उस दिन का टारगेट, उस हफ्ते का टारगेट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप कुछ और कर पाओगे, ठीक है जी। आपका मन हो रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। जस्ट सिंपल सा एक लॉजिक है कि कुछ आपका करने का मन कर रहा है कि भाई मुझे ना ये चॉकलेट खानी है, सपोज करो आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आपको चॉकलेट खानी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है पहले, और अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि भैया अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा कंसिस्टेंटली बिना डिस्ट्रैक्शन के, तभी चॉकलेट खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा, वरना आज की चॉकलेट कैंसिल। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रोज चॉकलेट खानी है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि कोई भी चीज अगर आपको पसंद है तो उसके लिए टारगेट फिक्स कर लो कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, खुद से ही, क्योंकि खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा भैया, है ना। कोई आपको और मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे दुनिया भर की हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, हजारों स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लो, अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए करना है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है ना। तो अंदर से, अपने अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए आपके लिए, ये जरूरी है भाई, ठीक है। तो आप इस तरीके की टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक क्वालिटीज हैं, बेसिक क्वालिटीज हैं जो कि जरूरी है, ठीक है। अच्छा, नींद, अब कितने घंटे पढ़ना है क्लासेस के अलावा, है ना। क्लासेस के अलावा मान लो आपकी 6 घंटे की क्लासेस है, ठीक है ना, उसके अलावा 6 घंटे की आपको नींद चाहिए, 6 घंटे की नींद चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है जी। 6 घंटे की नींद आपको चाहिए बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम टाइम में, मतलब जब थोड़ा सा और आप एग्जाम के पास आ जाओगे, है ना, 2-3 महीने रह जाएंगे, तब आप इसको घटा के 5 घंटे भी कर सकते हो, वो तब बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए 6 घंटे। अगर आप इससे ज्यादा सोते हो तो धीरे धीरे कम करो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डायरेक्टली कम कर दो, धीरे धीरे कम करो। आज मान लो आप 8 घंटे सो रहे हो, तो एक हफ्ता फॉलो करो कि आप 7.5 घंटे सो, उसके एक अगले हफ्ते 7 घंटे, उसके अगले हफ्ते 6.5 घंटे, उसके अगले हफ्ते 6 घंटे, है ना। धीरे धीरे अपने को 6 घंटे पे लेके आओ, वहां पे रुक जाओ, तो ये चले गए। उसके अलावा आपके जो भी दिन भर के काम रहते होंगे उनमें 3 घंटे मान लो चले गए, मनोरंजन वगैरह सब इसी में आ गया, नहाना धोना, दिन भर के काम, मनोरंजन वगैरह सब इसी में आ गया। कितने घंटे बचे आपके पास, 9 घंटे बचे, सेल्फ स्टडी पे लगा दो, जिस तरीके से टीचर्स बोलते हैं उस तरीके से लगा दो भाई, सेल्फ स्टडी पे लगा दो। और फिजिक्स के लिए टाइम ज्यादा रखो, मतलब इस 9 घंटे में ऐसा नहीं कि आप इसको इक्वली डिवाइड कर लो, ठीक है ना, इक्वली डिवाइड कर लो सर, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी, नहीं। फिजिक्स के लिए 4 घंटे जरूर रखना, ठीक है ना। किसी दिन फिजिक्स का ज्यादा काम हो सकता है तो इसके लिए और भी ज्यादा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यार फिजिक्स ना, फिजिक्स में सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल्स, सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, और उसकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए, दिमाग को शार्प होने के लिए लगता है टाइम। अभी आपके पास स्टार्टिंग का जो समय है, ठीक है ना, अभी आपके पास जो स्टार्टिंग का समय है, इसमें आप अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। एक बार आपका दिमाग तेज चलने लग गया ना, मतलब जैसे आपने फिजिक्स स्टार्ट करी, आज आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में कोई क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग रहे हैं,
और धीरे धीरे आपका माइंड शार्प होने लग गया, तो वो क्वेश्चन अब 2 मिनट में होने लग गया, तब 1 मिनट में होने लग गया, तो उस टाइम पे जाके आप फिजिक्स का टाइम कम कर सकते हो भाई, है ना, उस टाइम पे जाके आप फिजिक्स का टाइम कम कर सकते हो। ये गारंटी है, आप किसी भी टीचर से पूछ लो, शुरुआत में फिजिक्स को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई फिजिक्स के लिए 4 घंटे रखिएगा इसमें से, अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं। मान लो शुरुआत में आप सिर्फ 7 ही घंटे पढ़ पा रहे हो, या शुरुआत में सिर्फ आप 6 ही घंटे पढ़ पा रहे हो, धीरे धीरे आप अपनी नींद कम करोगे और डिस्ट्रैक्शंस को कम करोगे, तो 9 घंटे पे आप इसके लेके आओगे। मान लो अभी 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो 6 में से अगर तीनों को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितने बनेंगे? 2 घंटे, ठीक है ना। अगर मैं 6 घंटे को बराबर बांटूं तो 2 बचते हैं। तो फिजिक्स को यार 2 मत देना, ठीक है ना, फिजिक्स को 2.5 देना। फिजिक्स को फिर भी हमेशा ज्यादा ही रखना, चाहे आप जितने घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन फिजिक्स को आपको ज्यादा ही टाइम देना है, ठीक है ना। शुरुआत में ये जरूरी है, बाद में चाहे कम कर देना, लेकिन एक बार थिंकिंग, एक बार अप्रोच डेवलप हो गई शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में, है ना, शुरुआत के 6-7 चैप्टर में कुछ अप्रोच डेवलप हो गई, उसके बाद आप इसको कम कर सकते हो। किसी भी दुनिया के किसी टीचर से जाके पूछ लो, फिजिक्स को शुरू में समय ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका ब्रेन शार्प होगा, है ना। जब आप ज्यादा समय दोगे, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ज्यादा ब्रेन शार्प होगा, ज्यादा अच्छे से दिमाग चलेगा, तो आप आगे की चीजें बड़ी आसानी से कर पाओगे, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फायदा होगा, क्योंकि आपका दिमाग शार्प हो गया तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको फायदा होने वाला है, गारंटी है। ठीक, अच्छा सर क्लास कैसे लेनी है, जरा क्लास के बारे में भी बता दीजिए भाई। ठीक, आ जाओ, क्लास कैसे करें। देखो भाई, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लेक्चर देखना है, ठीक है ना, लाइव लेक्चर देखना है। आप लाइव बैच में हो, लाइव लेक्चर देखो, ठीक है ना, लाइव लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, बैकलॉग मत आने दो, बैकलॉग मत आने दो कि भाई आज नहीं देख पाए, आज नहीं देख पाए, कोई बहुत ही जरूरी काम हो, बहुत ही जरूरी काम हो जिसको किसी तरीके से अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, फिर आप उसको छोड़ सकते हो, वरना तो करना ही करना। आज करना तो मतलब आज करना, उस समय करना तो उस समय करना है भाई, ठीक है ना। खेलना वेलना मतलब बंद कुछ समय के लिए, ठीक है ना। ये त्याग मांगता है भाई, है ना, त्याग मांगता है। नीट का जो एग्जाम है ना, वो त्याग मांगता है भाई, सिंपल सी बात है ना। आप चिल रह के कि पूरा अच्छे से चिल भी करो और फिर कहो कि यार सिलेक्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएंगे, नहीं भाई, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो त्याग करना पड़ेगा अब आपको भाई, सफलता त्याग मांगती है, किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो लाइव लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत सुंदर ना हो तो भी चलेगा, इसकी सुंदरता पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, सुंदरता पे ध्यान नहीं देना कि लाल पेन से लिख रहे हैं, काले पेन से लिख रहे हैं, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, है ना, ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, नहीं भैया, एक पेन ही यूज कर लो, आपके नोट्स बस आपको समझ में आने चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप बाद में उसको देखो, आपको आपकी हैंडराइटिंग समझ में आ जाए, बस इतना। और नोट्स बनाने हैं, साथ साथ बनाने हैं। कोई एक आधी चीज, या कोई मान लो आज आपकी स्पीड नहीं बन पा रही लिखने की, साथ साथ आज थोड़ा समझने वाला टॉपिक ज्यादा है, वैसे तो टीचर टाइम देगा आपको लिखने का, ठीक है ना, तो फिर भी आपकी आज उतनी स्पीड नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, उस दिन थोड़ा बाद में बना लेना, या फिर लेक्चर के दौरान एक आधा पेज लिखना रह गया, उसको बाद में बना लेना, ठीक है ना। लेक्चर खत्म होने के बाद वो वाले नोट्स लिख लेना, लेकिन लेक्चर में साथ साथ चलते रहो, कोशिश करो कि नोट्स साथ में बन जाएं, जो कुछ चीजें रह जाएं वो बाद में लिख लेना, ठीक है ना। पहला काम ये करना है। उसके बाद दूसरा काम, उसी दिन अगली क्लास होने से पहले वो लेक्चर रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्या करती है, आपके माइंड में कंसेप्ट्स को लॉक करती है भाई, है ना। जैसे क्या होता है भाई, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, रिवीजन क्यों जरूरी है, ठीक है ना।
हाँ, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपके पास डेटा है काफी सारा, सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, ठीक है ना, पढ़ाई का भी सामान है। तो कंप्यूटर में क्या करते हैं हम, जनरली क्या करते हैं, है ना, जो अच्छे तरीके से करते हैं कि भाई सॉन्ग्स का अलग फोल्डर होता है, मूवीज का अलग फोल्डर होता है, हिंदी मूवीज का अलग फोल्डर है ना, और मतलब सारी चीजों के लिए अलग अलग फोल्डर्स डिफाइंड होते हैं। अब मान लो आपको कोई चीज सर्च करनी है तो आपको पता होगा कि आपको किस फोल्डर में जाना है और आपको इजीली वो चीज मिल जाएगी। अच्छा, वही चीज अब आपके कंप्यूटर में है तो सही, लेकिन हैफाजर्ड है। सॉन्ग वाले फोल्डर में मूवीज हैं, मूवीज वाले फोल्डर में पढ़ाई डाल रखी है, पढ़ाई वाले फोल्डर में सॉन्ग्स और मूवीज दोनों चल रहे हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि उससे होगा क्या, आपको वो चीज ढूंढने से मिलेगी नहीं। आपको सर्च में जाके टाइप करना पड़ेगा, हो सकता है वहां से स्पेलिंग सही ना हो, सर्च में जाके ना मिले। इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है भाई। आपने पढ़ तो लिया, आपके दिमाग के अंदर चला तो गया सारा, लेकिन दिमाग के अंदर कहां गया, उसको फोल्डर वाइज अरेंज करना, दिमाग के अंदर लॉक करना, इसके लिए रिवीजन जरूरी है भैया, है ना। लॉक करना, फोल्डर वाइज अरेंजमेंट, है ना, फोल्डर वाइज अरेंज करने के लिए रिवीजन जरूरी है। अच्छा जी, और वो आगे याद भी रहे और आगे कभी आपको पढ़ने की जरूरत पड़े तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। सर शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? मेरे पास काफी बच्चों के मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना, तो वो ये कहते हैं एग्जाम के एंड टाइम में सर कोई शॉर्ट नोट्स बने हों तो दे दीजिए, या कोई शॉर्ट नोट्स वाली बुक बता दीजिए, हैंड बुक बता दीजिए। शॉर्ट नोट्स मतलब कि जिसमें सर सारे फॉर्मूले लिखे हों। बेटा मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है जब तक आपने चीज पढ़ना रखी हो। और खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स वही सबसे ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि आप तभी उनको समझ पाओगे भाई, है ना, तभी समझ पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स खुद के, शॉर्ट नोट्स खुद के, इसमें होना क्या चाहिए सर, होना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे लिखे होने चाहिए। शॉर्ट में लिख लो, जरूरी नहीं है पूरी पूरी लाइन, मतलब आपको समझ आना चाहिए। बस बात यह है कि आपको पढ़ के पता चल जाए, चाहे आपने पूरी लाइन को सिर्फ एक अक्षर में लिख दिया, ठीक है ना, उस एक अक्षर से याद आ जाए, अच्छा सर ने ये बोला था, उस एक अक्षर से पता चल जाए कि हाँ पूरा कंसेप्ट ये था, चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखने और सारे फॉर्मूले लिखने, सारे फॉर्मूलों में कोई नहीं छोड़ना, ये बनाने हैं, ये साथ साथ आपको बनाने हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप वीक में एक दिन डिसाइड कर लो, ठीक है ना, इसकी दो अप्रोचेस हो सकती हैं। चाहे तो आप वीक में एक दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक दिन वीक में डिसाइड कर लो फिजिक्स के लिए, एक दिन डिसाइड कर लो केमिस्ट्री के लिए, एक दिन डिसाइड कर लो बायोलॉजी के लिए, कि भाई इस दिन मुझे इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या फिर साथ साथ बनाते चलो, कुछ नहीं करना, है ना। बस आपको एक पतली कॉपी अलग से लेनी है, एक पतली सी कॉपी आती है, ठीक है ना, बहुत पतली सी कॉपी, है ना, उसमें आपको अलग से वो शॉर्ट नोट्स के लिए लगानी है हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको पूरे चैप्टर को 3 या 4 पेज में लिख देना है, पूरे चैप्टर को 3 या 4 पेज में, ठीक है ना। जैसी भी आपकी हैंडराइटिंग है, बहुत ज्यादा खुला खुला लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेज में ज्यादा चीजें आ जाए ऐसे लिखना है आपको, 3 या 4 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। ये रोज रोज भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है ना, जैसे जिसको कंफर्टेबल हो वैसे आप वो कर सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी है। शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है सर? एंड मोमेंट पे रिवीजन, एंड मोमेंट पे रिवीजन। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर अब बताओ कि हमें कोई शॉर्ट नोट्स का बता दो, तरीका बता दो, है ना, या ऐसी चीज बता दो जिसमें हमें सारे फॉर्मूले एक जगह पे मिल जाए। और वही चीज अगर आपकी खुद की बनी हुई हो तो देखो कितना फायदा होगा आपका, रिवीजन का, आगे की रिवीजन का टाइम बचेगा, जरूरी है, ठीक है ना, आगे की रिवीजन का टाइम बचाने के लिए जरूरी है। तो और टेस्ट आ रहा है, मान लो 1 महीने बाद टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट के लिए आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप पूरा पढ़ पाओ, है ना, पूरे नोट्स को रिवाइज कर पाओ, तो भैया इनको रिवाइज करके जाना। समझ पा रहे हो? ठीक। तीसरी चीज, डीपीपी, डीपीपी सॉल्व करनी है रोज रोज। बीच बीच में एक आधा दिन आएगा जिस दिन आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, वरना रोज मिलेगी, तो उसमें आपको सॉल्व करनी है भैया डीपीपी, वो करनी है। डीपीपी में क्या होता है, आपके क्वेश्चंस होंगे भैया, ठीक है ना, जो आपको जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पे, जो आपको करने हैं, ठीक है ना। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आज जो आपने पढ़ा है क्या अब वो अच्छे से आपको याद हो गया है, क्या वो अच्छे से अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पा रहे हो। नो डाउट क्लास में क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन
उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है, और आपकी एक तरीके की रिवीजन भी हो जाएगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये जरूरी है, ठीक है ना। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो साथ में क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है, ठीक है ना, क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है भैया, क्वेश्चंस को भी खुद करना है, क्लास के जो नोट्स के क्वेश्चन हैं उनको भी दोबारा सॉल्व करना है, फिर डीपीपी के क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है ना। चाहे फटाफट तेज तेज ही सॉल्व कर लेना जो क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना उनमें से, ठीक है ना, ये जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भाई हाँ क्लास के क्वेश्चंस को तो चलो एक बार कर लिए भैया, उनको भी रिवाइज करना है, उनको भी खुद करके देखना। कोशिश तो यही करो कि भाई हाँ उनको दोबारा खुद करके देखो कि एक बार जो क्वेश्चंस हो चुके हैं क्या आप उनको खुद दोबारा कर पा रहे हो, क्या अपने हाथ से कर पा रहे हो, है ना, जो टीचर ने करवा दिया क्या अपने हाथ से कर पा रहे हो भाई, समझ गए। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हो, वैसे तो भाई क्लास नोट्स और डीपीपी सफिशिएंट है, कंसेप्ट वाइज बिल्कुल सफिशिएंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके भी अलावा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपकी पीडब्ल्यू ऐप के अंदर ही लाइब्रेरी का फीचर है, पीडब्ल्यू ऐप के अंदर ही लाइब्रेरी का फीचर है, उसको यूज करो। लाइब्रेरी के अंदर पीडब्ल्यू ऐप में जब आप जाओगे तो लाइब्रेरी का फीचर आपको मिलेगा, तो उसके अंदर ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। आप मॉड्यूल ले सकते हो, आप मॉड्यूल ले सकते हो, आपके बैच के मॉड्यूल भी अवेलेबल, आप उनको भी ले सकते हो, लेकिन इसको करने के बाद साथ में पीवाईक्यू ये तो करने ही करने हैं, पीवाईक्यूज तो साथ में करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज काफी सारे क्लास में हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्लास में हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है, ठीक है ना, तो वो आपको करना है पीवाईक्यूज में, ठीक है ना, वो करना है आपको, सिंपल सी बात है। क्या सर पीवाईक्यूज सारे सालों के करें? अब 36-37 सालों के पीवाईक्यूज हैं, क्या सर सारे करें? रीसेंट ईयर्स के तो करने ही करने हैं, प्लस रीसेंट आप मान लो 10 ईयर्स के तो मस्ट है, 10 सालों के तो मस्ट हैं, उसके अलावा भी आपको करने हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक क्वेश्चन 1988 में आया था, 1988 के बाद का डेटा हमारे पास अवेलेबल है ना, जब से ये मेडिकल एंट्रेंस के लिए एग्जाम होने लगा है, तो एक क्वेश्चन 1988 में आया था सर, इतने साल पहले आया था, 36-37 साल पहले आया था सर, क्या अब करना है? अब कोई रेलिवेंस है? बिल्कुल है, अगर वो सिलेबस में है तो रेलिवेंस है, अब भी आ सकता है, क्योंकि ज्यादा पैटर्न बदला नहीं है। हाँ, बीच में कुछ सालों के लिए हार्ड हुआ था नीट का पेपर, बीच में कुछ सालों के लिए हार्ड हुआ था, 2014 से लेकर के 18 तक, 2014 से 2018 तक हार्ड हुआ था, लेकिन मोर और लेस बाकी समय पे लेवल सेम ही रहा है ना। 19 के बाद से भी पेपर इजी ही होने लगा है, तो इसीलिए मतलब पीवाईक्यूज आपको करने ही हैं, ठीक है ना। लास्ट के 10 ईयर्स के कर लो, ठीक है ना, मतलब और अच्छा है। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो 15 साल के कर ले, करने हैं ये, ठीक है ना। मुश्किल क्वेश्चंस भी करने हैं सर, आपने तो कहा 2014 से 18 तक क्वेश्चन मुश्किल आए थे, अब मुश्किल नहीं आते भाई, एक आधा तो आ सकता है, 2-3 तो आ सकते हैं, तो करना तो है ही, है ना। और अगर मुश्किल कर लेंगे तो आसान तो अपने आप ही हो जाएगा, नो डाउट। मोस्टली क्वेश्चन आसान आते हैं, 80% क्वेश्चंस नीट में आसान आते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट आते हैं, कुछ वो कैलकुलेशन के लिए जानबूझ के डालते हैं। अगर आपको 650 प्लस नंबर, 700 प्लस लेके आने हैं नंबर, तो मुश्किल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप पीडब्ल्यू ऐप में भी जा सकते हैं, मॉड्यूल भी ले सकते हैं, काफी ऑप्शंस हैं, या फिर कोई भी आपके पास स्टडी मटेरियल पड़ा हो अच्छा वाला ऑथेंटिकेटेड, आप उसमें से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एनी गुड स्टडी मटेरियल आप उसमें से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें लेनी है। एनी गुड स्टडी मटेरियल। इसके बाद सर और क्या बचता है? लास्ट पॉइंट बचता है टेस्ट का। टेस्ट देना है, मस्ट, टेस्ट इज मस्ट, टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे तैयारी कम हो चाहे ज्यादा हो। ज्यादा है तो ऑब्वियसली दोगे ही टेस्ट, कम भी है तो भी देना है भैया टेस्ट, तो भी देना है, जरूरी है ये।
क्योंकि कई बार कहते हैं कि भाई जैसे मान लो टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं, आपने सिर्फ 2 ही पढ़े हुए हैं, सर 2 नहीं पढ़े हुए तो हम टेस्ट नहीं देंगे। नहीं भैया, उससे तो आपका कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं, जितना भी पढ़ा हुआ है, कई बार बैकलॉग हो जाता है, फैमिली में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, वैसे तो नहीं होने देनी लेकिन कई बार हो जाती हैं, तो आपको फिर भी टेस्ट देना है, ठीक है ना, फिर भी टेस्ट देना है। और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे ही आपको टेस्ट देके आना है और अपने आप को उसी बेस पे एनालाइज करना है कि यार मैंने पढ़ा हुआ था उसमें से 25 क्वेश्चंस आए और उस 25 में से 24 मैंने सॉल्व कर दिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भले ही आप पूरा टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपको जितना आता था उसमें से आपने 25 में से 24 कर दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा भाई, ठीक है ना। उसी में अगर आप टेस्ट को मिस कर दोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, उसके चक्कर में आप अगला भी मिस करोगे और ये सीक्वेंस इतना गंदा बन जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, क्लासेस तो लगाते हैं, लेकिन टेस्ट के नाम से थर-थर कांपते हैं भाई, नर्वसनेस हो जाती है उन्हें टेस्ट के नाम से। तो नर्वसनेस भगाने का एक ही तरीका है, टेस्ट दो भैया। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दो। जो जो टेस्ट आपके बैच में हो रहे हैं वो टेस्ट दो, बिल्कुल दो। एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, एक भी नहीं, ये जरूरी है। नर्वसनेस इसी से भागेगी, डर इसी से भागेगा। किसी डर को हराने का तरीका यही है कि उस डर का सामना करो, बस डर का सामना करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। नहीं, कोई एड कंपनी वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं इसके लिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत जरूर होती है। लेकिन डर के आगे जीत तभी होती है अगर डर का सामना किया जाए। और उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस भी करना है भैया। टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट में आपने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या चीजें आपको लग रही थी कि सही हो गई हैं, सही हो जानी चाहिए थी लेकिन गलत हो गया वो सवाल, है ना, क्योंकि आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाए। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कहीं पे कोई सिली मिस्टेक हो गई, सवाल को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, सवाल में पूछा कुछ और गया था, आपने कर दिया कुछ और। कितने सवाल आपको आते ही नहीं थे, कितने सवाल आपने छुए ही नहीं है। ये सब कुछ आपको एक कॉपी पे लिखना पड़ेगा। टेस्ट जिस दिन हो जाए उस दिन या उसके अगले दिन, ठीक है ना, आपको ये सारी चीजें अपने अलग से एक कॉपी में टेस्ट एनालिसिस के लिए एक पतली सी कॉपी और लगा लेना, है ना, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, जिसमें आप अपना सिर्फ टेस्ट एनालिसिस लिखोगे, या फिर आपकी जो कॉपी है उसी के पीछे कर लेना, है ना, जो नोट्स वाली कॉपी है उसके पीछे के कुछ पेज अलग से छोड़ लेना जो सिर्फ टेस्ट एनालिसिस के लिए हो, ठीक है ना। टेस्ट नंबर 1 में ये एनालिसिस हुए थे कि मैंने इतने क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत किए, इतने कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत किए, इतने कंसंट्रेशन की वजह से गलत किए, वहां पे मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन पाई, ये क्वेश्चन मेरा नर्वसनेस की वजह से गलत हो गया, इतने क्वेश्चन उस टॉपिक में से आए हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं थे। समझ पा रहे हो? तो अगली बार आपको ध्यान रहेगा, अगली बार आप एनालाइज कर पाओगे, है ना। वैसे पीडब्ल्यू के ऐप में काफी फीचर्स हैं। जब आप टेस्ट दोगे पीडब्ल्यू के ऐप में तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में आपने इतना टाइम लगाया है, दूसरे पर्सन ने इतना लगाया है ना। आपको पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को 5 मिनट में किया, टॉपर बच्चे ने इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दिया या आधे मिनट में कर दिया। तो आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन तब आपको पता चलेगी। तो इसलिए टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। टेस्ट का फायदा तभी अगर एनालिसिस होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। सीधी सीधी बात बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप डीपीपी से कर सकते हो, पीवाईक्यू से कर सकते हो, मॉड्यूल से कर सकते हो, तो फिर टेस्ट का अलग से क्या फायदा। टेस्ट का फायदा इसीलिए है कि डर को भगाना है, एनालिसिस करना है, अगली बार गलतियों से सीखना है, ठीक है ना। टेस्ट एनालिसिस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे जिसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है ना। तो वो बैच में भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है जी। तो आई होप अब आप तैयार हो पूरी तरीके से। त्याग है, तपस्या है, त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ, इसी तरीके का ही त्याग मांगते हैं। नीट का एग्जाम आपसे त्याग मांगता है, तपस्या मांगता है, संघर्ष मांगता है। अगर आप ये सब चीजें करने के लिए तैयार हो तो फिर आप नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए भी तैयार हो। बहुत सारे बच्चों में जोश शुरू में काफी रहता है, फिर धीरे धीरे आके वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं होने देना भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको हेल्प नहीं कर सकती अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो।
ठीक है ना। मोटिवेशन से आप कोई दूसरा आपको मोटिवेट करेगा तो आप 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, लेकिन जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी तो आप कंसिस्टेंटली 1 साल तक नहीं पढ़ पाओगे। तो अंदर से मोटिवेशन लाओ कि हाँ मुझे करना है, अपने लिए करना है, घर वालों के लिए नहीं, भाई बहन के लिए नहीं, पड़ोसियों को दिखाने के लिए नहीं, नहीं भैया मुझे अपने लिए करना है, क्योंकि मुझे इस चीज को करके खुशी होगी, मैं सफल होऊंगा इससे। ठीक है ना। नो डाउट घर वाले प्राउड करेंगे, ऑब्वियसली घर वालों, भाई अपनी इमोशंस हैं, हम इंसान हैं, तो घर वालों के लिए हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो तो ऑब्वियसली खुश होंगे ही। उनके मतलब प्राउड की तो कोई सीमा ही नहीं होगी जब आप वो व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर बन के स्टेथोस्कोप लगा के उनके सामने जाओगे। तो उस दिन की तो मतलब कोई कीमत ही नहीं है यार, मतलब उस पल की तो कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन हाँ भाई, मोटिवेशन आपको अपने अंदर से ही मिलेगी, इस बात का ख्याल रखना। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और बाकी बातें हम करते रहेंगे। ठीक है जी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और पढ़ने के लिए पूरे अच्छे से संघर्ष के साथ तैयार हो जाइए। बाय बाय, जय हिंद।